इंडियन एग्रीकल्चर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन एग्रीकल्चर की कुछ इंपॉर्टेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो में, और आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर के कुछ फीचर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कुछ इंडियन एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर क्या है, कैसा है, यहाँ के एग्रीकल्चर के फीचर्स किस टाइप के हैं, अगर हम कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज से, सो हम कैसे अलग हैं एग्रीकल्चर के मायने में, ये हम समझते हैं। सो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, इट इज लो प्रोडक्टिविटी। ओके, सो प्रोडक्टिविटी मींस आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड। अब एक लैंड होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा एक लैंड है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कुछ फ्रेगमेंटेशंस होते हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये हेक्टर कहलाते हैं। इस पूरे लैंड में पर हेक्टर कितना आउटपुट हो रहा है ना, दिस इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन इज डिफरेंट थिंग एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी इट इज डिफरेंट थिंग। ओके, सो प्रोडक्टिविटी मींस आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड। इट इज एक्सट्रीमली लो इन इंडिया। अब हमारी कंट्री में ये बहुत ज्यादा लो है ना, कंपेयर टू एडवांस नेशन इन दी वर्ल्ड। अगर हम एडवांस नेशन से कंपेयर करें तो हमारे कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा लो है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम राइस का, अगर हम कह सकें कि भाई राइस को अगर हम कंपेयर करें कौन कौन सी कंट्री से, चाइना है, वियतनाम है, वर्ल्ड एवरेज है फिर यहाँ पे। सो इंडिया में राइस का प्रोडक्शन कितना है, 3.6। चाइना में राइस का प्रोडक्शन कितना है, 6.8। वियतनाम में राइस का प्रोडक्शन कितना है, 5.8। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एवरेज वर्ल्ड एवरेज का जो है वो है कितना, 4.5। ओके, वैसे ही यहाँ पे वीट का भी प्रोडक्शन दे रखा है, इंडिया में है 3.1, चाइना में है 6.5, यूके में है 9, और मेज का इंडिया में है 2.6, चाइना में है 5.8, यूएसए में है 10.7। तो आप देख सकते हैं वीट, राइस एंड मेज, राइस, वीट एंड मेज, इन तीनों का ही जो प्रोडक्शन है ना, वो कितना लो है बाकी कंट्रीज से। सो यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा लो है, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं। लो प्रोडक्टिविटी इज अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस। अब जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी लो होगी उतना ज्यादा इकोनॉमी पिछड़ी हुई होगी, राइट। सिंस एग्रीकल्चरल सेक्टर जनरेट्स डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब जैसे हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए डिमांड जनरेट करता है, राइट। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लाइज स्लो ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। सो हम ये चीज यहाँ से इम्प्लाई कर सकते हैं कि जितना ज्यादा बैकवर्ड होगा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, उतना ज्यादा स्लो ग्रोथ होगी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही सेक्टर्स इन अ वे आपस में कनेक्टेड हैं। रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रियल सेक्टर को कहाँ से प्रोवाइड होता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर से ही, राइट। सो इन अ वे ये जो सेक्टर्स है वो कनेक्टेड हैं। सेकेंड यहाँ पे जो फीचर, इट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको पहले हम समझते हैं। सो इमेजिन कीजिए कि एक छोटा सा लैंड है, ठीक है, पीस ऑफ लैंड है, इसमें कल्टीवेशन होता है, ठीक है, मान लीजिए राइस यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। अब इस लैंड पे कितने लोगों की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए, मान लीजिए 5 लोगों की जरूरत पड़ती है इस लैंड पे काम करने के लिए, ठीक है। ये 5 लोगों की स्किल से, इन 5 लोगों की एफिशिएंसी से जो अच्छा खासा आउटपुट निकल जाता है, जो भी ये लैंड प्रोवाइड कर सकता है उतना आउटपुट ये लोग निकाल देते हैं। जितनी भी प्रोडक्टिविटी इस लैंड से मिल सकती है उतनी प्रोडक्टिविटी यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस छोटे से लैंड पे जहाँ पे 5 लोग इनफ हैं, 5 लोगों की जगह मान लीजिए अब यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सो 5 लोगों के काम करने से उतनी ही प्रोडक्टिविटी आ रही है, 10 लोगों के काम करने से भी सेम उतनी ही प्रोडक्टिविटी आ रही है। इस सिचुएशन में जो ये पीछे के जो 5 लोग हैं ना, जो बाद में एड ऑन हुआ है, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। आप अगर ऐसे कहें, मतलब ऐसे देखें तो आप कहेंगे कि हाँ ये तो एम्प्लॉयड है, इनके पास तो काम है करने के लिए, लेकिन इस काम करने में भी, इस एम्प्लॉयमेंट में भी एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। कैसे कि भाई अगर इन लोगों की एफिशिएंसीज को, ये जो दूसरे 5 लोग हैं, इन लोगों की एफिशिएंसीज को, इन लोगों की स्किल्स को अगर कहीं दूसरी जगह पे यूज किया जाए, यहाँ से इनको निकाल दिया जाए, तब भी यहाँ का प्रोडक्शन पे कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यही लोग अगर कहीं दूसरी जगह जाएं, वहां पे अपनी प्रोडक्टिविटी में अपनी हिस्सेदारी दें, तो हो सकता है कि इनकी प्रोडक्शन
इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कंट्री के जीडीपी में कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन ये लोग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके होने से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है जितना पहले हो रहा था। सो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है और इसी को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन, अब ये ऐसी सिचुएशन होती है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की। इट अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड ऑन द पीस ऑफ लैंड इज मच हायर देन व्हाट इज एक्चुअली नीडेड। अब इतने से लैंड पे 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो जो आगे के 5 लोग हैं, 10 जो टोटल 10 लोग हैं जिसमें से 5 की जरूरत है, जो बचे हुए 5 लोग हैं ये एक तरीके से क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं, और ये इनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये हिडन है, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है ये, ठीक है। सो देन व्हाट इज एक्चुअली नीडेड, सो अपेरेंटली ऑल आर एम्प्लॉयड, एक तरीके से देखा जाए तो सभी एम्प्लॉयड हैं, बट रियलिटी में क्या है, मैनी आर अनएम्प्लॉयड इवन व्हेन सम आर विथड्रॉन। अब इनमें से कुछ लोगों को अगर निकाल भी दिया जाए, यानी कि पीछे के 5 लोगों को अगर निकाल भी दिया जाए, तो टोटल आउटपुट पे कहीं कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, so disguised unemployment is a distinct characteristics of Indian agriculture। अब इंडियन एग्रीकल्चर में disguised unemployment बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। This reflects backwardness and poverty। अब ये कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी एक पिछड़ी हुई है, गरीबी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा दिखाता है, ठीक है। कौन सी 2 चीजें दिखाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपकी जो इकोनॉमी है भैया वो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है और गरीबी आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है, ठीक है। नाउ थर्ड फीचर क्या है, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। अब हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरीके से रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। कैसे, कि भाई अगर किसी साल रेनफॉल अच्छी होती है तो फसल अच्छी होगी, किसी साल अगर रेनफॉल इतनी अच्छी नहीं हुई तो फसल पे उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। So agriculture in India is heavily dependent on rainfall. Accordingly, crop production is highly uncertain. क्योंकि हमारे यहाँ का रेनफॉल अनसर्टेन है तो यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन भी बहुत अनसर्टेन है। गुड रेनफॉल मींस गुड क्रॉप, अगर अच्छी बारिश है तो इसका मतलब अच्छी फसल है, बैड रेनफॉल का मतलब है जो फसल है वो खराब है। वॉलेटाइल फार्म आउटपुट लेट्स टू वॉलेटाइल फार्म इनकम। अब जैसा आउटपुट होगा उसके अकॉर्डिंग इनकम भी होगी, राइट। कॉन्सिक्वेंटली ग्रोथ प्रोसेस फेल्स टू बी स्टेबल। सो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी को इमेजिन नहीं कर सकते, जो ग्रोथ प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टेबल नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ फोर्थ इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब यहाँ पे जो फार्मिंग की जाती है हमारे इंडिया में, एग्रीकल्चर जो किया जाता है, जो फार्मिंग की जाती है वो सबसिस्टेंस कहलाती है। सबसिस्टेंस यानी कि वो उसी लेवल की फार्मिंग जो कि जिसकी प्रोडक्टिविटी, जो घर वाले हैं, जो भी फार्मर है ना, और उसके घर वाले जो हैं उनका कह सकते हैं पालन पोषण हो जाए, बस उसी अकॉर्डिंग फार्मिंग यहाँ पे की जाती है। कमर्शियलाइजेशन यहाँ पे नहीं कंसिडर किया जाता है, कि उसी क्रॉप को कमर्शियल करना यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी की जाती है। सो फार्मिंग इन इंडिया इज सबसिस्टेंस ओरिएंटेड। इंडिया में जो फार्मिंग है वो सबसिस्टेंस ओरिएंटेड है। इट मीन्स द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ फार्मर इज टू सिक्योर सबसिस्टेंस फॉर हिज फैमिली। अब यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो अपनी फैमिली के सबसिस्टेंस का ध्यान रखें, कि भाई अपनी फैमिली के लिए वो जितना जरूरत होता है उतना वो कल्टीवेट कर लें, ठीक है। और ये क्रॉप्स भी, सबसिस्टेंस क्रॉप्स को ही ये बढ़ावा देते हैं, मतलब उसी को ये कल्टीवेट करते हैं, राइस, व्हीट, मेज, ओके। इट इज नॉट अ अर्न प्रॉफिट। अब इनका एम जो है वो प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट फार्मिंग इन इंडिया इज नॉट मच कमर्शियल इन नेचर। तो इससे ये पता लगता है कि इंडिया में जो फार्मिंग है वो उसका नेचर इतना कमर्शियल नहीं है, ठीक है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर फेल्स टू जनरेट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट। अब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से आप सरप्लस जनरेट नहीं कर सकते, आप उतना ही प्रोड्यूस करोगे जितना आपको यूज हो जाएगा, है ना। आप उतना ही प्रोड्यूस करोगे जितनी आपकी फैमिली को यूजफुल, मतलब यूज में आता है जितना आपकी फैमिली के लिए। सो इट लेड्स टू स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर। सो कहीं ना कहीं सबसिस्टेंस फार्मिंग से एक स्थिरता आ जाती है, कहीं भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है एग्रीकल्चर में, ओके। नाउ फिफ्थ इज लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। अब हमारे पास में क्या है, हमारे एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास में मॉडर्न इनपुट्स की बहुत ज्यादा कमी है, okay. So modern inputs like chemical fertilizers, insecticides and pesticides are not judicially used। हमारे पास में ये सारी चीजें
हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज एक्सट्रीमली पुअर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, है ना, बल्क में जो फार्मर्स हैं हमारे यहाँ के, वो बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो वो इन सभी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से हमारे यहाँ की जो फसल है वो इतनी नहीं हो पाती है। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लेड्स टू लो प्रोडक्टिविटी। अब मॉडर्न इनपुट्स की कमी की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी कमी देखने को मिलती है, एंड देयरफॉर बैकवर्डनेस। और लास्ट में हम कहाँ पे आ जाते हैं? बैकवर्डनेस पे हम आ जाते हैं। ओके, सिक्स्थ यहाँ पे जो हमारी फीचर है, इट इज स्मॉल होल्डिंग्स। सो स्मॉल होल्डिंग्स या फिर स्मॉल साइज ऑफ फार्मर्स लैंड अंडर कल्टीवेशन, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनके पास में जो कल्टीवेशन के लैंड्स जो हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से वो बड़ी मशीन्स को यूज नहीं कर सकते, है ना, मॉडर्नाइजेशन का यूज नहीं ले सकते, नई नई टेक्नोलॉजीज को वो यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि उनका जो लैंड है वो ही, जो पीस ऑफ लैंड है वो ही बहुत स्मॉल है, और इतने स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे किसी भी तरीके की, है ना, किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। स्मॉल होल्डिंग्स आर हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन टू वेज। अब ये जो स्मॉल होल्डिंग्स है ये एक तरीके की बाधा बन के सामने आती है दो तरीके से। कैसे? Mechanization of farming, use of machines becomes difficult. So mechanization of farming यानी कि machines का use करना बहुत मुश्किल हो जाता है। Marginal farming continues to view farming as a source of subsistence. अब जितना छोटा लैंड होगा तो जो किसान है वो कहीं ना कहीं सिर्फ सबसिस्टेंस लेवल के लिए ही फार्मिंग यहाँ पे कर पाएगा, राइट, रेदर देन एंटरप्राइज फॉर प्रॉफिट। ठीक है, सो यहाँ पे जो फार्मर है वो प्रॉफिट के हिसाब से फार्मिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास में जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। तो वो फिर कुल मिलाकर के बात वहीं आ जाती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे ही। ठीक है, तो सेवेंथ फीचर इज लैंड लॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे क्या है, हमारे एग्रीकल्चर जो पैटर्न है यहाँ पे लैंड लॉर्ड और टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट आता है। लैंड लॉर्ड यानी कि जो जमींदार हो गए, लैंड ओनर्स हो गए, है ना, जो जिनके हाथों में जमीन रहती है वो। टेनेंट्स कौन से हो गए? जो छोटे किसान हैं, जो अंडर में काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं टेनेंट्स। अब इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट एक हमारे यहाँ का एक अलग ही फीचर है। सो ह्यूज एरियाज ऑफ कल्टिवेटेड बाय टेनेंट्स, बहुत से ऐसे बड़े बड़े एरियाज हैं जो कि टेनेंट्स जिन्हें कल्टिवेट करते हैं, फार्मर्स हु आर नॉट द ओनर्स ऑफ द सॉइल। अब ये कल्टिवेट तो कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये उस सॉइल के ओनर नहीं है, उस लैंड के ओनर नहीं है। बट द बल्क ऑफ रेवेन्यू इज अप्रोप्रिएटेड बाय द ओनर्स, लेकिन जो ओनर्स हैं उनसे बल्क में रेवेन्यू लिया जाता है। ठीक है, मतलब वो बल्क में रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो कि कौन होते हैं? लैंडलॉर्ड्स। टेनेंट्स ऑफन गेट बेयर मिनिमम। अब इतने बड़े लैंड को कल्टीवेट करने के लिए जो टेनेंट्स हैं, जो किसान है, उनको मामूली सा कुछ ना कुछ वेजेस या जो भी क्रॉप है वो मिलता है। ठीक है, लेकिन इस पूरे कल्टीवेशन से इसको बेचने के बाद में जो इनकम है वो लैंडलॉर्ड की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लिटिल और नो सरप्लस इज लेफ्ट विद द टेनेंट्स। अब जो टेनेंट्स उनके पास में बिल्कुल भी सरप्लस नहीं रहता है री इन्वेस्टमेंट के लिए। अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर टेंड्स टू स्टेगनेट, है ना, और कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर है वो फिर वापस से स्टेगनेंट यहाँ पे हो जाता है। ओके, primitive technology because bulk of the farms in India are small in size. So हमें पता है कि इंडिया में जो फार्म्स हैं वो स्मॉल साइज में है, मतलब बल्क में जो भी फार्म्स हैं वो स्मॉल साइज के हैं, और यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा पुअर हैं, एंड द बल्क ऑफ द फार्मर्स पॉपुलेशन इज पुअर। द यूज ऑफ प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, अब ऐसे सिचुएशन में प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का यूज बिकम्स इनवेटिएबल। ओके, देयर आर प्लेंटी ऑफ इंस्टेंसेस वेयर बुल्स फ्लो दी फील्ड रेदर देन दी ट्रैक्टर्स। सो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ट्रैक्टर्स की जगह बैलों का यूज किया जाता है ना, जमीन को प्लो करने के लिए, लैंड को प्लो करने के लिए। सो यहाँ पे अभी भी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी ही यूज में आती है। ओके, वी फाइंड हैवी रिलायंस ऑफ कल्टिवेटर्स ऑन कैटल पावर। हमारा जो ज्यादा से ज्यादा रिलायंस है, कल्टीवेटर्स का जो ज्यादा से ज्यादा भरोसा है वो किस पे है? कैटल पे है। तो कैटल पावर चलता है यहाँ पे, है ना, एंड मैन पावर, और मैन पावर भी चलता है यहाँ पे, रेदर देन ऑन दी मॉडर्न इक्विपमेंट। मॉडर्न इक्विपमेंट की जगह यहाँ पे कैटल पावर को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और मैन पावर को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। या फिर हम किसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं?
हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हम ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, मशीन्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि गरीब किसान है वो इन चीज़ों को अफोर्ड कर ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो बैल अफोर्ड कर सकता है, जिससे कि वो अफोर्ड करता है या फिर वो खुद उस काम को करता है, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा लो रहती है। ठीक है। These features of Indian agriculture led to an important conclusion. अब इन features को देखने के बाद में हम लास्ट में एक important conclusion पे आ पहुंचे हैं, that Indian agriculture is extremely backward, कि भाई हमारा जो Indian agriculture है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, despite the fact that it is of significant importance of in the Indian economy. ये जानने के बावजूद कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये जानने के बावजूद हम लोग एग्रीकल्चर के मायने में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, बिकॉज अ सिग्निफिकेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज एक्सट्रीमली बैकवर्ड, क्योंकि इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर है ये बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है, होल इकोनॉमी जिसे अगर हम कंसिडर करें, कंटिन्यूज टू बैटल बैकवर्डनेस। भाई पूरी इकोनॉमी का एक सेक्टर पिछड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी ही इकोनॉमी पिछड़ी हुई है। ओके, सो ये सारे फीचर्स थे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के। आई होप ये सारे ही फीचर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।